वेलकम टू फिजिक्स क्लैरिफाइड। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ईशा और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और साथ ही हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो कि होंगे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये मोशन क्या होता है, कब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कब हम कहें कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। Motion. An object is said to be in state of motion if it changes its position with respect to its surroundings in a given time. यानी कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना ही काफी नहीं है उसे मोशन में कहने के लिए। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को आप तब मोशन में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इन अ गिवन टाइम। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज है वो उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट चेंज नहीं करेगी उस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। ट्रेन चल रही है और आप उसमें बैठे हुए हैं। अब कोई भी इंसान जो कि आपके सामने बैठा है ट्रेन में, उसके लिए आप होंगे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज यू आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बट फॉर एनी पर्सन हु इज नॉट सिटिंग इन द ट्रेन, जो कि ट्रेन से कोई ऐसा इंसान जो ट्रेन के बाहर है, जब वो ट्रेन को अपने सामने से गुजरते हुए देखेगा तो उसके लिए ट्रेन में बैठा हर एक इंसान मोशन में है, आप भी। इस केस में हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक इंसान आपको कह रहा है कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं और दूसरा इंसान उसी समय पे आपको कह रहा है कि आप इन स्टेट ऑफ मोशन में हैं। तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या वो दोनों सही हैं? हाँ बिल्कुल, वो दोनों एक ही समय पे बिल्कुल सही हैं। इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया है जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कोई सीन भी हो सकता है और ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ये वो सीन या वो ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज any object or a scene with respect to which we compare the object's motion। जैसे कि जो इंसान ट्रेन में बैठा हुआ था आपके साथ, उस इंसान के लिए आप थे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रीजन बीइंग बिकॉज यू वर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। आपकी पोजीशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने आपको कहा कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं। जबकि जो इंसान ट्रेन के बाहर है, जिसके सामने से ट्रेन गुजरती हुई जा रही है, उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन में बैठा हुआ हर एक इंसान भी इसीलिए उसके लिए मोशन में है। तो यानी कि पूरी बात का मतलब ये समझ में आता है कि अगर कोई इंसान स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये डिफाइन करेगा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग लोगों के लिए, किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है और किसी के लिए मोशन में हो सकती है, और वो दोनों के दोनों सही हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है कुछ ना कुछ डिस्टेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर जरूर करेगी। तो आइए अब जानते हैं उसी डिस्टेंस के बारे में। What is distance? Distance covered by a moving object is the actual length of path followed by the object। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में जो एक्चुअल पाथ कवर करता है उसे हम कहते हैं उसका डिस्टेंस। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर। अब मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया है यहाँ पर एक पॉइंट ए और एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करना स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से, और वो मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जाने के बाद वो लेती है एक शार्प टर्न और उसके बाद पहुंच जाती है पॉइंट सी पर। यानी कि द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ए। जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए और उसकी फाइनल पोजीशन है पॉइंट सी। अब इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्टेंस कवर्ड है बाय द ऑब्जेक्ट दैट विल बी ए बी प्लस बी सी। ए बी plus BC, this is the actual distance which is covered by the object। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का,
तो आप शायद कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी। जी हाँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी will be a straight line joining the 2 points, and this shortest distance between the initial position and the final position of the object is called as displacement. Yes, so we define displacement as the shortest distance between the initial position and the final position of an object, and that too in a specified direction. द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं वो मीटर होती हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ होता है जो कि ऑब्जेक्ट फॉलो करती है अपने मोशन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट जहां एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि अभी हमने देखा, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ये पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ए टू सी, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर वो मूव कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये हमने जाना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 50 meter along a straight path and again comes back to point A through the same path. Calculate the distance and displacement of the boy. इस केस में यहाँ पर एक बॉय है जो कि पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है जो कि 50 मीटर दूर है। उसके बाद वापस वो आता है पॉइंट ए पर। इस केस में हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज 2 times द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एक बार बॉय ए से बी पॉइंट तक जाता है और उसके बाद बी टू ए वापस आता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय है ए टू बी प्लस बी टू ए, यानी कि 50 मीटर प्लस 50 मीटर, यानी कि 2 times ऑफ 50 मीटर, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे इक्वल्स टू 100 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 100 मीटर। Here the initial position and the final position of the boy are coinciding, यानी कि वो दोनों बिल्कुल सेम है। बॉय या इस केस में अपनी घूम फिर कर वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बिल्कुल सेम है। इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा जीरो, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक्चुअल में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। दैट इज व्हाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इन दिस केस वुड बी जीरो। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इन दिस केस a boy goes from point A to B following the path ACB as shown in the figure by the solid line, यानी कि बॉय जो है इस बार जो पाथ कवर कर रहा है वो है ACB, यानी कि इस तरह। अब हमसे पूछा गया है that what is the relation between distance and displacement of the boy. Also, what would have been the relation between distance and displacement if the boy would have taken a straight path to go from A to B? यानी कि पहले तो हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस केस में रिलेशन क्या होगा, और दूसरा हमें ये बताना है कि अगर बॉय ये ए सी बी पाथ से ना जाकर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू गया होता तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसे रिलेशन चेंज हो गई होती। आइए जानते हैं। Here displacement of the boy is the straight line joining the 2 points. इस केस में ध्यान से देखिए, जो इनिशियल पॉइंट है जो कि A है और जो फाइनल पॉइंट है जो कि पॉइंट B है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लाइन जो है वो है लाइन ए बी, यानी कि लाइन ए बी हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए सी बी, ये टोटल पाथ ज्यादा है डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी से, यानी कि हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इफ द बॉय वुड हैव टेकन अ स्ट्रेट पाथ, अगर ये बॉय इस ए सी बी पाथ से ना जाकर ये एक शॉर्टेस्ट रूट लेता, यानी कि स्ट्रेट पाथ ए बी से अगर गया होता, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहा होता। क्यों? क्योंकि जब वो ए बी पाथ से जा रहा है तो ए और बी पाथ के बीच में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और इसी पाथ से वो जा भी रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन एग्जाम्पल से हमने सीखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे? इस केस में ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए हमारा डिस्टेंस जो था इसी एग्जाम्पल में, डिस्टेंस
was greater, ACB का जो पाथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू AB के, यानी कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ये बॉय ए से बी सिर्फ स्ट्रेट लाइन से गया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के थ्रू गया होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के ज्यादा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बराबर होने की कंडीशन सिर्फ एक है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही हो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सिर्फ तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। A ball is thrown vertically upwards from a position P above the ground. It rises to a height h above the ground and returns to the same point B. What is the net displacement and distance traveled by the ball? कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये है ग्राउंड और ग्राउंड से हमने फेंका है एक बॉल को ऊपर की तरफ। बॉल ऊपर जाकर एक हाइट h को अटेन करती है और फिर वापस ग्राउंड पे नीचे की तरफ गिरने लगती है और वापस ग्राउंड पर उसी पॉइंट पर आ जाती है जहां से हमने उसे फेंका था, यानी कि ये है वो पॉइंट P जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। और ये जाती है अप टू हाइट h, यानी कि कुछ इस तरह पॉइंट P से बॉल को फेंका गया है, हाइट h तक बॉल जाती है और उसके बाद वापस जमीन पर गिरना शुरू हो जाती है और वापस पॉइंट P पर आकर गिर जाती है। इस केस में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इस केस में अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि पॉइंट P जहां से उसे फेंका गया था यहां से ऊपर जाती है और वापस उसी पोजीशन पे आके गिर जाती है, तो यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। और क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 0। अब आते हैं डिस्टेंस ट्रैवल पे। जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट से ऊपर की तरफ जाती है तो वो h डिस्टेंस को ट्रैवल करती है जो कि हाइट के इक्वल है। जब वो ऊपर से नीचे आती है तो भी वो दोबारा h डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, यानी कि उसने h डिस्टेंस को ट्रैवल किया है 2 बार। इसीलिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल होगा 2 टाइम्स ऑफ h, दैट इज 2h। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? यानी कि कंडीशन है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उस फील्ड को हमने लेट किया है ABCD। फील्ड की साइड गिवन है हमें 10 मीटर्स और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है और एक राउंड लगाने में उसे लगते हैं 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, कि चलते चलते जब फार्मर को 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स हो जाएंगे तो जिस भी पॉइंट पे वो होगा उस पॉइंट पर उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स, यानी कि एक बार वो बाउंड्री को कवर कर लेता है 40 सेकेंड्स में। इसीलिए हमने लिखा है कि नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स वो 1 सेकेंड में कितने कंप्लीट करेगा। 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/40। ये हम कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंपली द यूनिटरी मेथड। अब देखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स उसने कितने कंप्लीट किए हैं गिवन टाइम में। तो गिवन टाइम में यानी कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये पूरी की पूरी फिगर हमें दी हुई है मिनट्स और सेकेंड्स की कॉम्बिनेशन में। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल सेकेंड्स में। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 into 60 करेंगे। तो 2 into 60 ये हमें मिलेगा 120 सेकेंड्स, और 120 सेकेंड्स के अंदर हमने ऐड कर दिया है 20 सेकेंड्स को। 120 सेकेंड्स के अंदर 20 सेकेंड्स को ऐड करके हमें मिल जाएगा 140 सेकेंड्स। तो यानी कि 1/140 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स, 7/2 जो है फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब है 3.5। यानी कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स जब फार्मर को चलते चलते हो जाएंगे एक कॉर्नर पॉइंट से, तो उस टाइम तक वो 3.5 राउंड्स कवर कर चुका होगा, यानी कि 3 राउंड वो पूरे कर चुका होगा और आधा राउंड भी कवर कर लेगा उसके बाद। So, if the initial position of the farmer is A, his final position after completing 3.5 rounds would be C. कैसे? Imagine कीजिए
फार्मर ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो 3 कंप्लीट राउंड के बाद उसकी पोजीशन वापस से ए पर होगी और आधा राउंड और यानी कि यहाँ और यहाँ तक, यानी कि वो जिस भी वर्टेक्स से उसने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पर उसकी फाइनल पोजीशन होगी। यानी कि अब हमें निकालना है पॉइंट ए। अब हमें इनिशियल पोजीशन तो पहले ही पता थी, अब हमें फाइनल पोजीशन भी पता चल गई है। अब हमें सिर्फ उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें निकालना है डायगोनल एसी। डायगोनल एसी को निकालने के लिए हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर का। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 और ए अंडर रूट 2 को अप्लाई करने के बाद ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर्स, तो हम सिंपली ए की वैल्यू यानी कि साइड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। अब टाइम हो गया है एक क्वेश्चन का जो कि ट्रिगर करेगा आपके माइंड को। आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। जानते हैं क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। द ऑप्शंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन। ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बी ऑलवेज लेस देन 1, सी लेस देन और इक्वल टू 1 और डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपको अपना जवाब देना है कमेंट सेक्शन में और मैं इसे डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ जो कर देगी आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लैरिफाई। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।